दिल्ली में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी के बीच दिल्ली की हवा जो है वो एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। दिल्ली के अक्षरधाम समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर को पार कर गया। पूरे दिल्ली एनसीआर में घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर्स ने अब लोगों को घर के अंदर रहने और बाहर अगर निकलना पड़े तो मास्क लगाने की सलाह दी है। कई इलाके ऐसे दिल्ली एनसीआर के जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है, दमघोटू हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त हम आपको अक्षरधाम मंदिर के सामने की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं टॉप एंगल से, तो दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो दिल्ली में AQI लेवल 350 के करीब पहुंच गया है। इसकी वजह से दिल्ली के आसमान में एक स्मॉग की एक काली चादर, धुंध की एक परत जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 350 के करीब पहुंच चुका है। अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो दिल्ली का AQI लेवल है वो 344 है, यानी कि जो बेहद खराब की स्थिति में जो दिल्ली की हवा है वो पहुंच चुकी है। और अगर हम अलग अलग स्टेशनों की अगर हम बात करें जहां पे AQI लेवल जो है वो मापा जाता है, तो लगभग सभी स्टेशन जो हैं वो दिल्ली के वो लाल मार्क्स पे जो है वो आ चुके हैं। और हवा की रफ्तार अगर धीमी ही रहती है तो फिर ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उनकी वजह से जो AQI लेवल है वो और ज्यादा बढ़ेगा और दिल्ली वासियों को सांस लेने में भी तकलीफ जो है वो कल सुबह में देखने को मिल सकती है। और ऐसे में जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। बहुत ज्यादा एक्सर्शन या मेहनत वाला जो काम है उनको नहीं करने की सलाह दी जाती है कि ताकि उनके फेफड़े पर जो है वो असर ना पड़े। तो एक बार फिर से वही कहानी देश की राजधानी दिल्ली में दोहराती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर जो AQI लेवल है वो बेहद खराब की स्थिति में जो है वो आ चुका है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP। दिवाली पर दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है। अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जा चुका है और ये हालात तब हुए जब वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर में तब्दील होने की तरफ बढ़ रही है। हवा में हर तरफ धुएं की परत नजर आ रही है। राजधानी की हवा में घुले इस जहर ने सूरज की किरणों को ढक दिया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन शुरू हो गई। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना चलने में और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और पोल्यूशन लेवल इस कदर बढ़ा हुआ है कि देखो हमें यहाँ से इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जो हमें क्लियर दिखाई देते थे वो नहीं दिखाई दे रहा है। पोल्यूशन की हालत ख़राब है, बिकॉज पहले जब हम साइकिलिंग करते थे ऊपर नॉर्थ ब्लॉक से आपको इंडिया गेट नज़र आता था, पहली बात। अभी पोल्यूशन और ये सब स्मॉग की वजह से आपको या तो कुछ आपकी विजिबिलिटी कम होगी। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। इसे देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ सख्ती की जाएगी। डीजल जनरेटर सेट के उपयोग को सीमित कर दिया गया है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, यानी अगले कुछ दिन तक दिल्ली के लोगों को दमघोटू हवा से राहत नहीं मिलेगी। तो हर बार की तरह इस बार भी वही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हमारे संवाददाता उज्जवल इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास आपको सीधे लिए चलते हैं। उज्जवल, दिवाली कल खूब आतिशबाजी हुई और उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या है AQI?
जी बिल्कुल ठीक, आपने ठीक कहा कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जो है लोगों को हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि कल जिस तरीके से दिवाली थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि दिल्ली में इस बार पटाखे फोड़े जा सकते हैं, लेकिन उसका असर एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि राजधानी दिल्ली की आबो हवा में कैसे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी देखिए, जो अक्षरधाम है वहाँ पर हमारी मौजूदगी, और सामने मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। ये जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, ये अक्षरधाम मंदिर है जो अमूमन हमेशा साफ दिखता है अगर आप आएंगे यहाँ पर, लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा में पूरी तरीके से जहर घुल रखा है आप कह सकते हैं, उसका ही कारण है कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। दूर तक की जो चीज़ें हैं वो साफ नहीं दिखाई दे रही है, और इसी की वजह से जो है साफ पता लग रहा है कि हवा के अंदर जो है वो प्रदूषण के जो कण हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुबह इस समय देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आप बात करेंगे जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी तरफ से जो डाटा जारी किया गया, एक बार मैं दर्शकों को लाइव वो डाटा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये सुबह 6 बजे के आसपास का डाटा है अभी का, यानी अब से कुछ देर पहले का, जहाँ पर देखिए आनंद विहार में जो है वो तकरीबन 352 के आसपास जो है वो AQI सुबह 6 बजे यानी अभी जो है वो दर्ज किया जाए। इसके साथ ही देखिए मैं एक और जो है वो दर्शकों को यहाँ पर जो AQI है वो दिखाना चाहूँगा, जो कि द्वारका का है। देखिए, द्वारका में ये सीधा लाइव जो 6 बजे के डाटा है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब ये द्वारका का डाटा जो है वो 333 के आसपास जो है वो दिखा रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में एक बार फिर से जो प्रदूषण है, जो जहर है वो घुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली बिल्कुल ठीक है उज्जवल, द्वारका की आप बात कर रहे थे, आप रहे मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। द्वारका में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो 338 के पार पहुंच गया के लोगों को सांस लेने में परेशानी यहां पर हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा और द्वारका में AQI 338 के पार जा चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत अब यहां हो रही है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली NCR के कई इलाके जहां पर लगातार दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो रही है, आसपास स्मॉग है और लोगों को विजिबिलिटी में बहुत दिक्कतें आ रही है। दिवाली पर दिल्ली की हवा दम घोटू हो चुकी है। कौन से इलाके में हवा कितनी जहरीली है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पूरी जानकारी देती है। AQI 100 के नीचे संतोषजनक माना जाता है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये 3 से 4 गुना ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खराब हालत दिल्ली के द्वारका, वजीरपुर, आनंद विहार और अशोक विहार में है। द्वारका में AQI 338 रहा, वजीरपुर में AQI 408 रहा के, और आनंद विहार की अगर हम बात करें तो 348 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अलावा अशोक विहार में 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। दिल्ली के RK पुरम की बात करें तो AQI यहाँ पर 380 है, तो रोहिणी में 370 है। पटपड़गंज में भी 343 जा चुका है AQI, और दिल्ली के पूसा की हम बात करें तो यहाँ पर AQI जो है उसका लेवल 355 तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत गंभीर है। विवेक विहार इलाके में ये 354 है। तो चांदनी चौक की अगर बात करें तो यहाँ पर 338 रहा है AQI, और दिलशाद गार्डन में AQI 319 है, नरेला में 306 है, तो मुंडका में 304 रहा है AQI। और देखिए, AQI 300 के पार रहने का मतलब है कि हवा बेहद जहरीली हो गई है, जिससे सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन और दूसरी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। तो दिल्ली के अलावा मुंबई में भी अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ भी दिवाली पर वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से बिगड़ गई है। मुंबई की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पोल्यूशन की वजह से AQI कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया है। मुंबई से भी खबर है, यहाँ पर भी दिवाली खूब मनाई गई, आतिशबाजी हुई, पटाखे फोड़े गए, और उसके बाद यहाँ से भी जानकारी जो सामने आ रही है वो AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वायु प्रदूषण की वजह से AQI कई इलाकों में 300 के पार पहुंच चुका है। इससे अब मुंबई वासियों की भी परेशानी बढ़ती हुई, उनको भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली पर देश के कई शहरों में आग लगने की खबर भी सामने आई है। हम आपको मेरठ, हैदराबाद, मुरैना, बुलंदशहर, सोनभद्र और देहरादून की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आग का तांडव देखने के लिए मिला। इन इलाकों में आग लगने की वजह से दहशत मच गई और यहां लाखों का नुकसान भी हुआ है।
हैदराबाद से बड़ी खबर है। यहाँ एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी यहाँ कि दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है कि आग आखिर ये कैसे लगी। हैदराबाद से बड़ी खबर, एक गोदाम जहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया और उससे आग लगी है। ये कहा जा रहा है कि आग बहुत विकराल थी, भयंकर थी, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। हरियाणा से भी आग की बड़ी खबर है। हरियाणा के गुरुग्राम में शोरूम में आग लग गई और दमकल की कई गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची। फोटो फ्रेमिंग के शोरूम में आग लगने की बात सामने आ रही है। आग से पूरा शोरूम जो है वो जलकर खाक हो गया। ये देखिए आप तस्वीर, गुरुग्राम है ये, यहाँ पर शोरूम, फोटो फ्रेमिंग का ये पूरा शोरूम बताया जा रहा है जहाँ पर आग लगी और दमकल की कई गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया और आग से पूरा का पूरा जो शोरूम है वो इस तरीके से धूं करके जल उठा। हालांकि फायर फाइटर्स वहाँ पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि आग जल्द से जल्द बुझे, लेकिन उससे पहले नुकसान बहुत हो गया था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरा शोरूम जो है वो जल चुका था। दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई है रात को। रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी यहाँ पर लोगों ने की है। नियमों की अनदेखी एक बार फिर से हुई है दिल्ली में। बड़ी खबर, दिल्ली में जमकर लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया, आतिशबाजी की और रात 10 बजे के बाद भी लोगों ने आतिशबाजी यहाँ पर की है, जो कि नहीं करना है। नियम ये कहते हैं कि 10 बजे से पहले ही आपको पटाखे फोड़ने हैं, आतिशबाजी करनी है, लेकिन एक बार फिर से नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हुआ। नियमों की अनदेखी दिल्ली के लोगों ने की है। पूरे देश में दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि दिवाली के दिन यानी आज के दिन रात 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ग्रीन पटाखे जो जलाने की अनुमति जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी और इस आदेश का पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये सुनिश्चित करे कि डेजिग्नेटेड जगहों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री हो और जो पटाखे जलाने की जो समय सीमा है, जो टाइम फ्रेम है, वो रात 8 से 10 बजे के बीच ही हो। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 10 बजे के बाद भी पटाखे जो है वो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के सामने के जो इलाका है वहां की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, इसके बावजूद जो दिल्ली के आसमान में जो पटाखों की गूंज और पटाखों की जो रोशनी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बिहार की हम बात करते हैं। बिहार में नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन में हालत ये रहे हैं कि आखिरी वक्त तक सीट बंटवारे का ऐलान ही नहीं हो पाया, क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं बन रहा था कि लोगों के सामने आकर कोई घोषणा की जा सके। और स्थिति ये है कि 15 सीटों पर महागठबंधन के ही सहयोगी दल जो हैं वो आमने सामने खड़े हो गए हैं। पहले चरण में कुल 6 सीटें हैं जहां महागठबंधन ही आपस में टकरा रहा है। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमैर खान आमने सामने हैं। राजापाकर में सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास में टक्कर है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास में मुकाबला होगा। गौरा बौराम में आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के संतोष सहनी में टक्कर होगी। हालांकि लालू यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अफजल अली का नाम हटाने के लिए कहा है। इसी तरह लालगंज में आरजेडी की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस के आदित्य राजा में मुकाबला होगा, जबकि वैशाली में आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के बीच आमने सामने टक्कर है। पहले चरण के चुनाव के लिए अब कोई भी बदलाव संभव नहीं, क्योंकि नाम वापसी की समय सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण की बात करें तो करगहर में सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा में मुकाबला है। सुगौली में आरजेडी के शशि भूषण सिंह और वीआईपी के मनोज सहनी में टक्कर है। कहलगांव में आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने सामने होंगे। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी में जंग है, जबकि वारिस अलीगंज में आरजेडी की अनीता देवी और कांग्रेस के मंटन सिंह आमने सामने हैं। और चैनपुर में वीआईपी बोल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंदु में मुकाबला है। दूसरे चरण की इन 6 सीटों के अलावा 2 और सीटें हैं जहां महागठबंधन टकरा रहा है। इसमें एक सीट नरकटियागंज, जहां से कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे को उतारा गया है, जबकि आरजेडी ने दीपक यादव को टिकट दिया है। इसी तरह बाबू बरही में वीआईपी और आरजेडी आमने सामने खड़े हो गए। जिन 14 सीटों पर महागठबंधन में आमने सामने की टक्कर है, उनमें 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। 4 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने हैं और 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम सीपीआई का मुकाबला है।
शुरुआत में महागठबंधन का दावा था कि वो एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता महागठबंधन में जो दरार है वो और गहरी होती चली गई और नतीजा ये हुआ कि आखिरी वक्त तक आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े दल प्रत्याशियों का ऐलान करते रहे। पिछले कुछ दिनों से लालू यादव आरजेडी के प्रत्याशियों को सिंबल बांटते तो दिख रहे थे, लेकिन औपचारिक रूप से आरजेडी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई। और अब जब नामांकन का आखिरी वक्त आया तो आरजेडी ने एक साथ 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी, जिसमें 18 मुस्लिमों के नाम थे तो 24 महिलाओं के। लेकिन सवाल ये पूछा जाने लगा कि आखिर आरजेडी को ऐसा क्यों करना पड़ा, लिस्ट जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या महागठबंधन में आखिरी वक्त तक बात नहीं सुलझ पाई? क्योंकि जब से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच शुरू हुआ, तब से ही दोनों दलों के बीच दूरियां नजर आने लगी। ना तो राहुल और तेजस्वी की कोई मुलाकात हुई, ना ही फोन पर बात। दोनों ही दल अपनी जिद पर अड़े रहे और महागठबंधन देश भर में सीट बंटवारे को लेकर बदनाम होता रहा। महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है वो बिहार को नहीं चला सकती है। उधर महागठबंधन मजबूती का दावा तो कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई। और इस वक्त तो हैदराबाद से बड़ी खबर है। हैदराबाद से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दिवाली की खुशियां जो है आंखों के लिए आफत बन गई। पटाखों से 19 से ज्यादा लोगों को आंखों में चोट लग गई। अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर दिवाली की खुशियां आंखों के लिए किस तरीके से परेशानी का सबब बन गई, उसी से जुड़ी ये खबर है। पटाखों से 19 से ज्यादा लोगों को आंखों में चोट लगी और जिसके बाद सभी को अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, हैरान करने वाली खबर हैदराबाद से। पटाखों की वजह से आंखों में लोगों को चोट लग गई और उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया। छठ का त्योहार और बिहार में चुनाव होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई से अपने घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में जगह ना मिलने की वजह से यात्री बहुत परेशान हैं। छठ पर्व में शामिल होने के लिए कंधे पर सामान लादकर यात्री मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचे, लेकिन ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी कि लोग दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर दिखे। पवन एक्सप्रेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग इस तरह गाड़ी में ठुसे हुए हैं, जगह नहीं है बाकियों को, ऐसे ही जाएंगे। मेरे को तो जगह मिल गई है, अभी जाऊंगा। बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। कितने घंटे पहले लाइन लगाए थे? 11 बजे लाइन लगाया था, 11 बजे रात में लाइन लगाया था जी मैम। तो अभी तक सीट में बहुत गर्दी ज्यादा है। तस्वीर देखिए, यहाँ पर इतनी भीड़ है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी यही हाल था। बड़ी संख्या में बड़े और बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग कंधे पर सामान लादकर स्टेशन पहुंचे। छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी के चलते जो उत्तर प्रदेश और बिहार और साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लोग हैं अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया था, जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह मुस्तैद दिखे और आने जाने वाले लोगों को गाइड कर रहे थे। पहले छोटी दिवाली का उत्सव मनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहे। राम मंदिर के दर्शन और गौ सेवा के बाद उन्होंने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर जाने से पहले सुबह मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद सफाई कर्मियों के घर जाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें दिवाली की मिठाई के साथ दूसरे सामान तोहफे के तौर पर दिए। मुख्यमंत्री कार सेवकपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने गौ सेवा की, गौ माता को अपने हाथों से खाना खिलाया, कुछ देर तक वहां रुके भी। इसके बाद सीएम गोरखपुर आए, जहां के वनटांगिया गांव में 49 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ में लोगों को एक मैसेज भी दिया। कम से कम एक परिवार में आपके दीपावली की मिठाई पहुंचनी चाहिए और दे करके उसकी सेल्फी अपनी खुशी को बांटते हुए अपलोड करिए। कल सीएम योगी की मौजूदगी में ही अयोध्या में 26 लाख दिए जलने का रिकॉर्ड बना था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दीपोत्सव के खर्च को लेकर सरकार पर हमला बोला था और अब पूरी की पूरी बीजेपी अखिलेश यादव को धर्म विरोधी साबित करने में जुट गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बयान दिया था वो विरोधियों के लिए सियासी हथियार बन गया। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना, तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सरकार आई है इसको। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं
और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। अब अपने इस बयान पर अखिलेश बीजेपी के निशाने पर आ गए। जगदम्बिका पाल ने उन्हें रामायण के जरिए इसका महत्व समझाया। अखिलेश यादव को ये ज्ञान नहीं है कि दीपावली का पर्व कैसे शुरू हुआ। जब भगवान प्रभु श्री राम लंका पे रावण का वध करके पुष्पक विमान से लौटे थे, उस समय अयोध्या में त्रेता युग में घर घर उनके स्वागत के लिए दिया जलाया था और पूरे अयोध्या में भगवान श्री राम का सम्मान और स्वागत हुआ था। उधर बीजेपी के कई नेता अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि अगर दीपोत्सव अयोध्या में नहीं होगा तो फिर कहां होगा। जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, उस धर्म के बारे में कि वो सीखे जाके, रामोत्सव अयोध्या में नहीं होगा कहाँ होगा। समाजवादी पार्टी का ये बयान सनातन के बारे में और रामोत्सव के बारे में, ये निश्चित रूप में जो हिंदू संस्कृति है उसका भी अपमान है। अखिलेश यादव पहले भी इस तरह के कुछ बयान दे चुके हैं जिस पर बीजेपी बुरी तरह भड़की थी और एक बार फिर वही हो रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस को देखकर भाग रहे एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। इस घटना से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ वहां पर की, पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से एक खबर है जहां पर सूरजपुर जिला के जुआरियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और पुलिस को देखकर भाग रहे एक शख्स की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में दिवाली आग लगने की घटनाओं से संबंधित 170 से अधिक कॉल फायर सर्विस को मिले हैं। दिल्ली में अधिकारियों के अनुसार पटाखे जलाने की वजह से कई इलाकों में आग लगने की सूचना मिली। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि उनकी टीमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए जुट गई। इतना ही नहीं, लोगों से अपील भी की गई है कि वो पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें और आग से बचाव के उपायों का जरूर पालन करें। प्रशासन और दमकल विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। कई दिन से अस्पताल में ही भर्ती थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। असरानी उनकी इच्छा के अनुसार बिना किसी को बताए अंतिम संस्कार किया गया। ये उनकी अंतिम इच्छा थी। उन्होंने अपनी पत्नी को बताई थी कि वो नहीं चाहते कि उनकी निधन की जो जानकारी है वो लोगों को दी जाए। जब उनका अंतिम संस्कार हो जाए तो उसके बाद सभी को बताया जाए और ठीक वैसा ही हुआ। मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन रहे हैं गोवर्धन असरानी, जिनका निधन हो गया। 84 साल उनकी उम्र थी और उन्होंने कई दिन से वो अस्पताल में भर्ती थे जहां आखिरी सांस ली और उनकी इच्छा के अनुसार ये बताया गया कि बिना किसी को बताए अंतिम संस्कार किया गया। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में एक मगरमच्छ ने दहशत फैला दी। मगरमच्छ लक्सर क्षेत्र के जैतपुर गांव में घुस गया था। ग्रामीणों ने जैसे ही आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ को देखा, उनके होश उड़ गए। मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। सभी लोग मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाने लगे। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम के एक सदस्य ने रेस्क्यू स्टिक से मगरमच्छ की गर्दन को दबाया और पूंछ पकड़कर उसे उठा लिया। रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को गाड़ी में लादा और वहां से लेकर चले गए। थोड़ी देर में ही मगरमच्छ को ले जाकर पानी में छोड़ा गया। रेस्क्यू टीम की पकड़ से निकलते ही मगरमच्छ ने तेजी से पानी में छलांग लगा दी। राजस्थान से खबर है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर की फल मंडी में भीषण आग लग गई और भरसिया फल मंडी बताई जा रही है जहां पर ये भीषण आग की लपटें आप देख रहे हैं। दमकल की गई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने की कोशिश यहां पर शुरू कर दी गई। जोधपुर की फल मंडी है ये, जहां पर अचानक से आग इस तरीके से भड़की, इस तरीके से धधकी और वहां पर काला धुआं छा गया। भरसिया फल मंडी से तस्वीरें सामने आई हैं भीषण अग्निकांड की और दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची। आग को काबू करने के लिए यहां जतन किए गए। दिवाली के मौके पर मध्य प्रदेश के देवास में स्थित योग माया लक्ष्मी मंदिर में अलग ही नजारा देखने के लिए मिला। वहां माता लक्ष्मी का नोटों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। दिवाली पर माता लक्ष्मी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से सजाया गया। मंदिर में नोटों का अनोखा श्रृंगार किया गया। इसके लिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोटों से माता के मंदिर को सजाया गया।
नोटों से सजाने के साथ ही मंदिर में सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण भी स्थापित किए गए। विदेशी मुद्राएं भी माता के चरणों में रखी गईं। प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को देखिए किस तरह से 1,12,00,000 रुपए के नोटों से सजाया गया है, संवारा गया है। बताया गया कि मंदिर को नोटों से सजाने के लिए 10 से ज्यादा दिन लग गए। मंदिर में सुबह 8 बजे अभिषेक, पूजन, पाठ और महाआरती हुई। इसके बाद भक्तों के दर्शन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दिवाली पर हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ के गंगापुर इलाके में दिवाली के जश्न के लिए सुबह 5 बजे से ही लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए। ये लंबी लाइन किसी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं लगी, बल्कि ये लोग पटाखे खरीदने के लिए सुबह सुबह कतार में लग गए। तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के गंगापुर इलाके की, जहां मुंद्रा पटाखा स्टॉल से पटाखा खरीदने के लिए 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगी। पटाखों के लिए ऐसा क्रेज हैरान करने वाला था। आतिशबाजी और दूसरे बम लेने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े दिखे। सुबह 5 बजे ये दुकान खुल जाती है। रात 12 बजे तक यहाँ पटाखों के लिए हाउसफुल भीड़ देखने को मिल रही है। दिवाली के मौके पर हरियाणा के रेवाड़ी से पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा है। पटाखों के साथ साथ 2 लोगों को भी यहां से हिरासत में लिया गया है। किसी को शक न हो, इसीलिए जूस की दुकान के अंदर अवैध पटाखों का कारोबार चलाया जा रहा था। सब्जी वाले कार्टन में पटाखे छिपाकर रखे गए। पुलिस को सूचना मिली कि रेवाड़ी के भेरूक चौक पर अवैध रूप से पटाखे बिक रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। बड़ी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा। पटाखों के कई कार्टन जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने पटाखे बेच रहे 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली का पर्व मनाने की पुरानी परंपरा है। इस मौके पर भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया और भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। और परंपरा के मुताबिक भगवान महाकाल की सुबह भस्म आरती हुई। सबसे पहले कुछ महिलाओं ने भगवान महाकाल को केसर और चंदन का उपटन लगाया। फिर गर्म पानी से भगवान का स्नान हुआ। इसके बाद नए वस्त्र, सोने, चांदी के आभूषण से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार कर उन्हें अन्नकूट का भोग भी लगाया गया और फुलझड़ी से आरती उतारी गई। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए महाकाल के दरबार में सैकड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने देर रात से ही लाइन में लगकर महाकाल के दर्शन किए। दरअसल महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है। ऐसे में शहर के लोग सभी त्योहार सबसे पहले महाकाल के दरबार में ही मनाते हैं और यही परंपरा आज भी निभाई गई। दिवाली के दिन वाराणसी में बड़ा सुंदर नजारा होता है। इस बार भी वैसा ही हुआ। दिवाली की रात वाराणसी में गंगा आरती के दौरान 1100 दियों से घाटों को सजाया गया है। वहां इन 1100 दियों को अलग अलग जगह रखकर उनसे शुभ दीपावली लिखी गई। दिवाली की रौनक से जगमगाए गंगा घाट पर आरती भी खास रही। दिवाली की शाम की गई गंगा आरती इसलिए भी खास है क्योंकि बरसात के बाद पहली बार आरती अपने निर्धारित जगह पर हुई। दिवाली वाली शाम गंगा आरती में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। गोवा से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली मनाने के लिए आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी पहुंचे तो पाकिस्तान में हलचल मच गई। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार की दिवाली बेहद खास है। मंदिर और मस्जिद दोनों प्यारा है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। क्योंकि इस बार दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब सागर में तैनात भारत के गौरवशाली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी, बल्कि आईएनएस विक्रांत से लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते देखा।
उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोधित सीमा पार हुई। प्रधानमंत्री के सामने नौसेना के जवानों ने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया तो भारतीय नौसेना की ताकत देखकर पाकिस्तान में खलबली मच गई। दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। क्योंकि एक तो वैसे ही पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत का नाम सुनकर थर-थर कांपता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान को धुआं करने के लिए तैयार खड़ा था, तो इसी आईएनएस विक्रांत को देखकर शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सांसें फूलने लगी थी। क्योंकि आईएनएस विक्रांत अपने आप में पाकिस्तान को धुआं करने की ताकत रखता है और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पीएम मोदी रोज गीदड़ भभकी देने वाले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को उनकी औकात बताना नहीं भूले। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। प्रधानमंत्री ने जांबाज नौसैनिकों की भी तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना अधिकारियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर लिखे गए देशभक्ति गीत सुनकर प्रधानमंत्री भावुक हो उठे। चमक उठी, प्रतिशोधित सीमा पार हुई, तन घन दिवाली के मौके पर इंडियन आर्मी ने ऐसा दिवाली विश किया कि पाकिस्तान को और ज्यादा मिर्ची लग गई। इंडियन आर्मी ने सुबह दिवाली विश करते हुए एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बात तो दिवाली की हो रही थी, लेकिन वीडियो में इंडियन आर्मी फायर मोड में दिखाई दी। इंडियन आर्मी के दिवाली विश वाले पोस्ट में बम, गोले, बारूद बरस रहे हैं और पटाखों का कहीं नामो निशान तक नहीं। वीडियो में इंडियन आर्मी के जवान खुद गोला बारूद बरसाते दिख रहे हैं। वीडियो पुराना है लेकिन दिवाली के मौके पर इंडियन आर्मी ने इसे खास तौर पर रिलीज किया। वीडियो शेयर करते हुए इंडियन आर्मी ने कैप्शन में हैप्पी दिवाली भी लिखा और वीडियो के आखिर में एक मैसेज लिखा कि नेशन फर्स्ट यानी देश हमारे लिए पहले। इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। भारतीय सेना के अदम्य साहस को देखकर कमेंट में लोग भी लिख रहे हैं कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। राजस्थान के उदयपुर में दिवाली के मौके पर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। इस बार उदयपुर में देशभक्ति की झांकियां सबका दिल जीत रही हैं। रंग बिरंगी रोशनी के बीच ऑपरेशन सिंदूर की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। भारतीय सेना की वीरांगना सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। सजावट में सेना के साहस को दर्शाने के लिए कई तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। फाइटर प्लेन राफेल की ताकत को भी इस झांकी में खास तौर पर दिखाया गया। उदयपुर के फतेहपुर चौराहे पर दिवाली पर ऑपरेशन सिंदूर वाली इस झांकी को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इस वक्त यूपी के उन्नाव से बड़ी खबर है। उन्नाव से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। लूट का एक आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से हथियार बरामद किया गया। आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर उन्नाव से है। लूट का एक आरोपी जिससे पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये उसी की तस्वीरें हैं। आरोपी के पास से हथियार बरामद हुआ है और कई मामलों में वो मामले उसके खिलाफ दर्ज थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। बिहार की बात करते हैं। काराकाट विधानसभा सीट से पवन सिंह तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह ने इस सीट से नामांकन जरूर भर दिया गया, जिसके चलते एक बार फिर ये सीट सुर्खियों में आ गई है। समर्थक फूल बरसा रहे थे और ज्योति सिंह हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। पीली साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में गेंदे की माला और चेहरे पर मुस्कान।
कार के सनरूफ से बाहर निकलकर ज्योति सिंह जब नामांकन भरने के लिए रवाना हुई तो काराकाट का नजारा कुछ ऐसा था। ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन भरा। नामांकन के बाद ज्योति सिंह बाहर निकल रही थी, उस वक्त भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नामांकन से पहले ज्योति सिंह मंदिर भी पहुंची और भगवान से आशीर्वाद लिया। कुछ दिन पहले ज्योति सिंह ने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चर्चा थी कि वो जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के साथ बात नहीं बनने के बाद ज्योति सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया। मैं कंफ्यूज थी कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। उस समय सबसे ज़्यादा कॉल मुझे महिलाएं करती थी और मुझे महिलाओं द्वारा ही बोला गया कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, अगर आप पीछे हटती हैं तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी। आपके साथ इतना समर्थन है, फिर भी आप अगर पीछे हट जाती हैं तो फिर हमारा क्या होगा। यहाँ महागठबंधन के अरुण सिंह और जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह पहले ही पर्चा भर चुके हैं और अब ज्योति सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन की समय सीमा जो है वो समाप्त हो चुकी है। आखिरी दिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए पहुंचे जो चर्चा का विषय बन गए। हाथों में पुलिस की हथकड़ी, जुबान पर सियासी अंगारे। आने वाले दिनों में चुनाव बाद हम लोग चंपारण में जीतने। ये हैं जितेंद्र तिवारी। नामांकन भरने के लिए सीधे सेंट्रल जेल से पहुंचे थे। दरअसल पिछले महीने पीएम मोदी चंपारण दौरे पर थे और तभी जितेंद्र तिवारी ने उनकी सभा के दौरान काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। काला झंडा इसलिए दिखाए थे कि प्रधानमंत्री जी जब आए थे यहाँ मोतिहारी 14 में तो उन्होंने वादा किया था कि अगली बार हम आएंगे तो इसी मोतिहारी चीनी मिल के चाय से हम चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे। और वह 10 साल बाद भी अगर चीनी मिल चाय नहीं पिला सका अपने चीनी से प्रधानमंत्री जी को, तो उस झूठे प्रधानमंत्री जी का विरोध तो होना चाहिए। बिहार के दरभंगा से खबर है, यहाँ वोट मांगने गए नेताजी उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। गांव में सड़क ना बनने से नाराज लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह को अपने पास बैठा लिया और फिर जमकर कमियां गिनाई। दरभंगा के बौराम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह आधारपुर गांव में वोट मांगने गए थे, लेकिन उन्हें चुनाव प्रचार करता देख ग्रामीण भड़क गए और बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह को उनके समर्थकों के सामने ही खरी खोटी सुना दी। बीजेपी प्रत्याशी सफाई देते रहे, लेकिन गांव वालों ने दो टूक कह दिया कि विकास नहीं तो वोट नहीं। बीजेपी प्रत्याशी सुजीत सिंह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वो अधूरे कार्य पूरे कराएंगे, तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। चुनावी टेंशन के बीच महागठबंधन के नेताओं ने दिवाली भी मनाई। राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की एक मिठाई की दुकान पहुंचे। हालांकि राहुल वहां गए थे दिवाली की मिठाई खाने, लेकिन दुकान वाले ने उनकी शादी की बात छेड़ दी। आपके नाना जी को, दादी जी को, पापा को, दीदी को, सबको सर्व करा है। अब एक चीज का वेट कर रहे हैं, वो आपसे गुजारिश नहीं, आपकी शादी का हम कर रहे हैं कि उसकी मिठाई भी आप हमसे लें और सबसे पहले आप शादी करें। शादी की बात को फिर से मुस्कुराकर टालने वाले राहुल ने दुकान में अपने हाथ से मिठाई का पेस्ट बनाया। सदियों पुरानी इस मिठाई की दुकान में गांधी परिवार के लोग आते रहे हैं। दुकान के मालिक ने राहुल को उनकी तस्वीरें दिखाई, साथ में थोड़ा हंसी मजाक भी किया। सर देखिए, अच्छा बनेगा तो हमने सिखाया और बुरा बना तो आपने नहीं सीखा। कभी कुली, कभी बस वालों के बीच पहुंचने वाले राहुल दिवाली के सीजन में मिठाई बनाने वालों को जानने पहुंचे थे। कोई भी मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई एकेडमी है जो मिठाई के कारीगर को ट्रेन करती है। रिस्पेक्ट नहीं है इसके लिए। मिठाई की दुकान में कुछ देर बिताकर बातें कर फोटो खींचकर राहुल गांधी वहां से निकल गए।